हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट विद हिंदी पॉलिटिकल फैकल्टी चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट हिंदी और टीजीटी पीजीटी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रत्येक वस्तु का इतिहास होता है, हिंदी साहित्य का भी अपना इतिहास है। ये हम सब जानते हैं, हर वस्तु का कुछ ना कुछ अपना इतिहास होता है। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का भी अपना इतिहास है। कोई भी इतिहास अचानक से अपने विकास सीमा की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। इसके लिए उसे विभिन्न जो है आयामों से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एक दिन में शुरू होती है और उसका एक दिन में ही विकास हो जाता है। धीरे धीरे करके उसका विकास होता है। इतिहासकारों को सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। जो भी इतिहास को लिखते हैं उनको सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है सबसे पहले। फिर संकलन करना पड़ता है उसका। फिर वर्गीकरण करना पड़ता है कि ये जो सामग्री हमने इकट्ठी की है, इसका जो संकलन किया है, इसका वर्गीकरण करेंगे। विश्लेषण करना पड़ता है और संश्लेषण आदि प्रक्रियाओं का मार्ग उसको तय करना पड़ता है, जब कहीं जाकर वह अपनी चरम सीमा या अपनी चरम स्थिति में पहुंचता है। इस इतिहास लेखन के कार्य में व्यक्ति विभिन्नता के कारण मतभिन्नता और विविधता का आना स्वाभाविक है। इस इतिहास लेखन के कार्य में ऐसा नहीं है कि सभी के सभी व्यक्ति, सारे के सारे विद्वान एक मत हो जाएं। कोई किसी की दृष्टि किस प्रकार की होती है और किसी की दृष्टि किसी प्रकार की होती है। सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है, क्योंकि सौंदर्य वस्तु में नहीं, देखने वाले के नेत्रों में होता है। इसी कारण हिंदी साहित्य की इतिहास संबंधी अवधारणाओं में भी मत ऐक्य नहीं है। मतलब जो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, किसी ने किस आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है, किसी ने किस आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है। सबने जो है अलग अलग कालों के अलग अलग नाम भी दिए हैं। हम उनको भी आगे पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब ये शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले इसको लिखना कौन शुरू करता है? किसी ने शुरुआत अभी तो की होगी, तो उस चीज़ को पहले हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में हिंदी में अभी तक उतनी प्रगति नहीं हुई है। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें अभी इतनी प्रगति नहीं हुई है, और हम अन्य भाषाओं की बात करते हैं तो उनकी स्थिति तो और भी खराब है। इसका कारण यह है कि इतिहास विधा हमारे देश में विकसित परंपरा नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको सबसे पहले फ्रेंच जो विद्वान हैं गारसा दतासी, सबसे पहले वही लिखते हैं। वही हैं तो फ्रेंच के, लेकिन भारत के इतिहास को लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। इतिहास विधा हमारे देश की नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंच विद्वान जो है आकर के सबसे पहले इतिहास को लिखते हैं भारत हिंदी साहित्य के। और आज हम इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं कर पाए हैं। परिणाम यह है कि 100 से भी ऊपर इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन होने के बाद भी सर्वाधिक प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। मतलब कम से भी कम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ हैं लगभग 100 से ऊपर प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है। यह स्थिति हिंदी के गौरव के अनुकूल नहीं है, विशेषतः जब जब हिंदी का आलोचना साहित्य इतना समृद्ध हो चुका है। अब जो है आए दिन कोई ना कोई हिंदी साहित्य पर जो है आलोचना अपनी देता रहता है। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धति कौन सी है? तो कई पद्धतियों का अन्य विभिन्न लेखकों ने जो है प्रयोग किया है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गारसा दत्तासी करते हैं और शिव सिंह सेंगर करते हैं। अब ये इनको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एक पद्धति कौन सी थी, इनमें क्या क्या प्रयोग किया गया था। कालानुक्रम कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज गिरियसन और मिश्र बंधु जो है इसका प्रयोग करते हैं, और विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रयोग करते हैं। समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग रामविलास शर्मा करते हैं, और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र और रमाशंकर शुक्ल रसाल करते हैं। अब आते हैं वर्णानुक्रम पद्धति पर। जो वर्णानुक्रम पद्धति है इसमें कवियों के
वह लेखकों के जो परिचय हैं उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार किया जाता है। मतलब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि किस लेखक के पहले कै नाम वाले को उठा लेंगे, फिर खे नाम वाले को उठा लेंगे, फिर गै नाम वाले को उठा लेंगे। भले ही उनका जो है ईयर कोई सा भी रहा हो, उनका सन कोई सा भी रहा हो या फिर उनका काल कोई भी रहा हो, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम वर्ण वर्ण के अनुसार जो है वर्गीकरण कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में केशव को कबीर को ले लीजिए और कुंवर नारायण को ले लीजिए। जबकि कबीर भक्ति काल के कवि हैं और कुंवर नारायण जो है आधुनिक काल के कवि हैं। इस प्रकार से दोनों को अ, हमने उनके नाम के अनुसार जो है वर्गीकृत किया, ना कि उनके काल के अनुसार वर्गीकृत किया है। परंतु इनका विवेचन एक साथ करना होगा, क्योंकि इन चारों के नाम कैसे शुरू होते हैं। और अनेक विद्वानों ने अपनी पद्धति में इसी का प्रयोग किया है, जैसे शिव सिंह सेंगर, गारसा तासी का जो साहित्य है उसको दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि उन्होंने इसी पद्धति का उसमें प्रयोग किया है, जो कि दोषपूर्ण साबित होती है। दोषपूर्ण साबित इसलिए होती है क्योंकि एक कवि तो भक्ति काल के हैं और एक कवि जो है आधुनिक काल के हैं। दोनों को हम एक साथ कैसे ले सकते हैं, क्योंकि भक्ति काल में परिस्थितियां कुछ अलग थी, आधुनिक काल में परिस्थितियां अलग हैं। तो दोनों को एक साथ जो है हम नहीं ले सकते। काल कर्म अनुसार पद्धति काल कर्म अनुसार पद्धति में कवियों एवं लेखकों का वर्णन, विश्लेषण कर्मानुसार किया काल के जो है कर्म के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों के जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है, जन्म की तिथि को। जैसे किसी कवि का जन्म 1901 में होता है तो 1901 वाले को सबसे पहले ले लेंगे। उसके पश्चात 1915 में अगर किसी का जन्म होता है तो हम 1915 वाले को ले लेंगे, और उसके पश्चात अगर 1930 में किसी का जन्म होता है तो उसके बाद 1930 वाला आएगा। ना कि ये कि हम जो है नाम के आधार पर ले लें कि कै नाम पहले आएगा तो हम कै को ही पहले ले लेंगे, खे बाद में आएगा तो हम खे वाले को बाद में रखेंगे, भले ही उसका ईयर कोई भी रहा हो। इतिहास में उनका कर्म निर्धारण किया जाता है। इसी पद्धति को आधार बनाकर जॉर्ज गिरियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तान को लिखा था। तो पूछा जा सकता है पहली बात तो कि इस पद्धति को आधार किसने बनाया, तो जॉर्ज गिरियर्सन ने बनाया। ठीक है। और इनका ग्रंथ का नाम क्या है, तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसको आप नोट कर सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी इसी पद्धति का इस्तेमाल किया, और मिश्र बंधुओं की इस पद्धति इसका ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है, मिश्र बंधु विनोद है, जो मिश्र बंधुओं ने लिखा है। की रचना की इस पद्धति पर या इसके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा कविवृत संग्रह कहा गया है। जो इनके जो इतिहास लिखे हैं मिश्र बंधु विनोद के और द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखा है इन्होंने, जॉर्ज गिरियर्सन ने, तो इनको इनके ग्रंथों को जो है साहित्य इतिहास की अपेक्षा कविवृत संग्रह कहा गया है। साहित्य इतिहास नहीं कहा गया बल्कि कविवृत संग्रह कहना उपयुक्त होगा। अब आती वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है तथ्यों पर आधारित हो। तथ्यों पर आधारित मतलब जो फैक्ट पर आधारित है। ठीक है, कल्पना पर नहीं। मतलब हमने कल्पना कर ली कि भाई हमने मान लिया उस काल में ऐसा था, वीर गाथा काल में जो आदिकाल में जो है वीरता का वर्णन था, राजाओं के युद्धों का वर्णन था। ऐसा नहीं है, हम केवल फैक्टों की बात करेंगे, इसमें कल्पना की बात नहीं करेंगे, बल्कि प्रमाण होने चाहिए हमारे पास में, साक्ष्य होने चाहिए हमारे पास में, किस चीज़ का हमारे पास प्रूफ क्या है। प्रमाण की बात करेंगे, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर जो है इतिहास लिखा जाता है। कौन सा, जो वैज्ञानिक पद्धति का होता है। उसके बाद आता है कालानुक्रम का पालन करना। भाई प्रॉपर काल से लगे हुए होने चाहिए। जैसे कि आदिकाल है तो वो सबसे पहले आएगा। आदिकाल में जैसे युद्धों का वर्णन था, वीरता का वर्णन था, तो इस प्रकार जो है स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन आ जाएगा वो हमारा आदिकाल में आ जाएगा। फिर भक्ति से संबंधित जितना भी साहित्य हमको मिला तो हम उसको दूसरे वाले उसमें रख लेंगे, इसलिए भक्ति से संबंधित है। फिर श्रृंगारिकता से संबंधित जो भी साहित्य आ जाएगा उसको हमने जैसे रीतिकाल में रखा।
उसके बाद में हम मॉडर्न टाइम में जो आधुनिक समय में जो चीज़ें चल रही हैं उसको हमने आधुनिक काल में रखा है। काल का जो है पालन करें। साहित्य को समय अनुसार क्रमबद्ध किया जाए। ऐसा नहीं है कि साहित्य को जो है कभी से भी उठा लें और कहीं से भी जो है लिखना स्टार्ट कर दें, नहीं। साहित्य को उनके समय के अनुसार जो है वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अगर एक राजा जो है, अगर हम एक राजा की बात कर रहे हैं कि हम उसकी वो जो है 900 ईस्वी का है तो हम उसको ही पहले लेंगे, ना कि उसको जो है 1800 ईस्वी के आसपास का जो कोई राजा होगा। तो मतलब काल के अनुसार निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी ऐसा नहीं है कि हमने केवल राजा की प्रशंसा करने के लिए या किसी को जो है खुश करने के लिए लिख दिया, नहीं। निष्पक्ष होके व्यक्तिगत पक्षपात से जो है मुक्त हो कर मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग। हमें कहाँ कहाँ से प्रमाण मिले हैं उन्हें हमें उनको भी बताना है। जैसे कि पांडुलिपियों का हमने प्रयोग किया है, या फिर शिलालेखों का हमने इस्तेमाल किया है, या फिर अभिलेखों का हमने इस्तेमाल किया है। तो इन सब चीज़ों का हमें बताना है कि हमने कहाँ से जो है सहारा लिया है। अब है सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ। साहित्य को उसके समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। भाई इसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, समाज में उस समय किस चीज़ का ज़्यादा बोलबाला है, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उन सबको जोड़कर एक साथ देखा जाना चाहिए। देखा जाता है किसमें, वैज्ञानिक पद्धति की हम बात कर रहे हैं। तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि, कंपैरिजन करना है कि कौन सी चीज़ में क्या, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। विभिन्न रचनाओं और प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं तुलना की जाती है। भाई आ, आदिकाल की परिस्थिति और भक्ति काल की परिस्थिति एक जैसी नहीं थी। आदिकाल में युद्ध था, वीरता थी, ठीक है। भक्ति काल में जो है भक्ति से संबंधित लोग रचनाएं लिख रहे थे, और रीति काल में श्रृंगार से संबंधित रचनाएं लिख रहे थे। तो तीनों का कंपैरिजन करना होगा कि कौन सी रचना किस काल के अंतर्गत आएगी। अब है विधेयवादी पद्धति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस पद्धति में साहित्य का अध्ययन तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर किया जाता है। विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है कि विधेयवादी पद्धति में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। दूसरा पॉइंट आता है कि इस पद्धति में साहित्य का अध्ययन तर्क के आधार पर किया जाएगा, तथ्यों के आधार पर किया जाएगा, प्रमाण के आधार पर किया जाता है। कारण कार्य संबंध, किसी साहित्य का रचना को उसके सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से जोड़कर समझना। में इसके सामाजिक कारण क्या थे, इसके ऐतिहासिक कारण क्या रहे हैं, इसके सांस्कृतिक कारण क्या रहे हैं, उन सबको एक साथ जोड़ करके समझा जाना। युगीन परिस्थितियों का महत्व देना, और उस युग की परिस्थितियों को महत्व देना जिस युग की हम बात कर रहे हैं। लेखक और उनकी रचनाओं पर उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव का भी अध्ययन करना कि राजनीतिक प्रभाव क्या रहा है उन परिस्थितियों का, सामाजिक प्रभाव क्या रहा है, समाज में क्या चल रहा था, धार्मिक क्या रहा है, और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या रहा है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। लेखक के जीवन का अध्ययन करना, रचना की व्याख्या करते समय लेखक के जीवन, व्यक्तित्व, अनुभवों का भी महत्व दिया जाता है। मतलब उस समय जब लेखक रचना कर रहा है तो उस वो जीवन के उसके क्या अनुभव रहे हैं उनको भी महत्व दिया जाता है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिगत भावनाओं के बजाय प्रमाण, मतलब भावनाओं में बहकर के जो है साहित्य की रचना नहीं करनी है, बल्कि प्रमाण और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये है विधेयवादी पद्धति। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास करते हैं फ्रेंच भाषा के जो विद्वान हैं गारसदा तासी। इसमें मिसप्रिंट है और उनका प्रकाशन होता है, उनके ग्रंथ का प्रकाशन होता है 1839 में। और भाषा कौन सी थी, फ्रेंच थी। 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे कि विद्वान का जो है गारसदा तासी का ग्रंथ कौन सा है। इस्तवार लिटरेतुर एंदी वेंदी तानी, ये ग्रंथ का नाम है।
कब प्रकाशित होता है? 1839 में होता है। कौन सी भाषा रही है? फ्रेंच भाषा रही है। हिंदी कवियों का इतिहास प्रकाशित हुआ इसमें सबसे पहले यही प्रयास करते हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग का 1839 में प्रकाशन होता है, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में होता है। 2 भागों में प्रकाशित होती है ये जो पुस्तक है। पहले भाग जो आता है 1839 में आता है और दूसरा भाग 1847 में आता है। इसमें लगभग 738 कवियों का वर्णन है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर किया गया, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला ABCD ऐसे करके, जिसका नाम पहले A से आ रहा है, B से आ रहा है, C से आ रहा है, D से आ रहा है, उसके आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है। 738 में से 738 में से केवल और केवल 72 कवि हिंदी के थे, बाकी दूसरी भाषाओं के थे। 1839 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को प्रकाशित किया। कब किया? 1839 में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। (1839) में जॉर्ज ग्रियर्सन की है, ठीक है। और पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये नाम है। और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1839 है, ठीक है। उसके बाद आती है महेश दत्त की, 1873 में प्रकाशित है, पंडित महेश दत्त शुक्ल की। पुस्तक का नाम क्या है? भाषा काव्य संग्रह नाम से प्रकाशित होती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद आती है 1913 में मिश्र बंधु। मिश्र बंधु की 1913 की है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी इन्होंने। और पुस्तक का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने लिखी है और मिश्र बंधु विनोदी पुस्तक का नाम है और ये लेखक का नाम है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो नोट करते जाइए। इसमें मैंने सार के साथ साथ आपको जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इसमें डालने की कोशिश की है। 1829 में आता है पंडित रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। 1829 में आता है, शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का एक मील का पत्थर साबित होता है, मतलब इनका जो है अब तक भी माना जाता है सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक। आचार्य शुक्ल का यह ग्रंथ सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित होता है। पूछा जा सकता है कहाँ प्रकाशित होता है शुक्ल का यह ग्रंथ? नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित शब्द सागर की भूमिका के रूप में सबसे पहले छपता है। उसके बाद जो है शुक्ल के बाद भी हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास और 1930 का है। और ढंग पूछा जाए तो अंग्रेजी ढंग पर लिखा गया इतिहास है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 हिंदी साहित्य को बाल्यावस्था, आदिकाल, किशोरावस्था, मध्यकाल, मध्य युग, आधुनिक काल में इन्होंने विभाजित किया है। मतलब जैसे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में बाल्यकाल कहा है, मतलब सबसे पहला वाला प्रारंभिक को बाल्यकाल, आदिकाल को, मतलब आदिकाल से पहले बाल्यकाल मतलब पहले जन्म होता है तो उसके बाल्यावस्था, फिर उसका आदिकाल, फिर उसकी किशोर अवस्था, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर मध्य युग आ गया, फिर युवा युग आ गया, फिर आधुनिक काल आ गया। मतलब इन्होंने अलग अलग जो है इसका विभाजन किया है। उसके पश्चात आता है कृष्ण शंकर शुक्ला हिंदी साहित्य का इतिहास। कृष्ण शंकर शुक्ला का है हिंदी साहित्य का इतिहास, पुस्तक का नाम है। 1924 में प्रकाशित होती है, आधुनिक ढंग पर लिखा गया ये भी साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 10 भागों में विभक्त है। उसका हिंदी साहित्य और उसका उद्भव विकास ये भी इनकी बुक है, ये भी इनका जो है इतिहास ग्रंथि है। 1952 में प्रकाशित है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और नाथ संप्रदाय 1955 आदि ग्रंथों की रचना कौन करते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी।